इस वीडियो लेक्चर में हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेटिंग क्रॉप्स में प्लांट ब्रीडिंग को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम पहले इसके कुछ बेसिक्स को जानेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कुछ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में एसेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है, यानी अलैंगिक रूप से उनमें संतति का निर्माण होता है। इस प्रकार की कुछ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाली कुछ क्रॉप्स हैं शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक एक्स्ट्रा। ये जो क्रॉप्स होती हैं ये रिड्यूस्ड फ्लोरिंग और रिड्यूस्ड सीड फॉर्मेशन को शो करती है और बहुत सारी ये वैरायटीज़ जो है फ्लावर फॉर्मेशन नहीं करती है। एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनमें सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस, जो कि मियोसिस का एक प्रोडक्ट होता है, वो उनमें नहीं पाया जाता है और मियोसिस का फिनोमिनॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तो एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड जो क्रॉप्स हैं उनमें सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन के जो इल इफेक्ट्स है उनसे बचा जाता है। इनमें नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनते हैं और ये अपने ओरिजिनल जीनोटाइप्स को ही बनाकर रखना चाहते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में प्रोजेनी अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होती है, यानी फिनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली समान होती है और प्रोजेनी आपस में भी समान होती है। Does not depend on homozygosity of the genotype of an individual। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जीनोटाइप के होमोजाइगोसिटी पर ही डिपेंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो कॉम्बिनेशन है, एक तो हेटेरोजाइगस और एक है होमोजाइगस। इन दोनों जीनोटाइप से हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन और सेल्फिंग के बीच में अंतर समझेंगे। सेल्फिंग के द्वारा होमोजाइगस जीनोटाइप को प्रिजर्व करके रखा जाता है, लेकिन हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में सेल्फिंग के दौरान तीन प्रकार के जीनोटाइप्स बनेंगे। इसका मतलब ये है कि सेल्फिंग के द्वारा केवल होमोजाइगस जीनोटाइप को ही मेंटेन करके रखा जा सकता है, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप को मेंटेन करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इन दोनों ही जीनोटाइप्स को मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो इसका ये लाइन जो है इसके आधार पर क्लियर हो गई है कि एसेक्सुअल प्रोपेगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द होमोजाइगोसिटी ऑफ द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी हेटेरोजाइगस स्थिति में भी एसेक्सुअली प्रोपेगेशन में जीनोटाइप प्रिजर्व रहेगी। इसके हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एसेक्सुअल प्रोपेगेट होने वाली जो क्रॉप्स होती है ये अधिकतर पेरिनियल्स होती हैं, जैसे शुगर केन, फ्रूट ट्रीज। इसके अलावा कुछ एनुअल क्रॉप्स भी होते हैं जो ट्यूबर के द्वारा आगे प्रोपेगेट होते हैं, जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो। दूसरा इसकी कैरेक्टर है कि इनमें फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन बहुत कम होता है, जिसके बारे में हम ये अपने ऊपर अभी बात की थी। तीसरा पॉइंट है कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन इनमें नहीं पाया जा सकता है। चूँकि ये इनवेरिएबली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसलिए इनमें हेटेरोजाइगस स्थिति बहुत हाई लेवल तक पाई जाती है और हाई हेटेरोजाइगस स्थिति होने के कारण हम जानते हैं कि वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बहुत अधिक मात्रा में होगा। ये क्रॉप्स जो हैं अधिकतर
पॉलीप्लॉइड होते हैं, जैसे कि शुगर कैन है, पोटैटो। नेक्स्ट है कि ये हाइब्रिड्स होते हैं, और कौन से हाइब्रिड्स होते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स भी इनमें बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोन। एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड जो क्रॉप्स होती हैं उनमें क्लोन अधिक पाए जाते हैं। क्लोन क्या होता है कि वह प्रोजेनी जो एक सिंगल प्लांट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है, उन समस्त इंडिविजुअल प्लांट्स को मिलाकर उसका क्लोन कहा जाता है। व्हाट इज क्लोन? प्रोजेनी derived from a single plant through asexual reproduction is called as clone. Next, हम क्लोन का एक और डेफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे। All the member have same genotype as parent is known as clone. A clone is a group of plants produced from a single plant through asexual reproduction. इसका मतलब ये है कि एसेक्सुअली प्रोपेगेशन वाली क्रॉप्स में बहुत अधिक मात्रा में क्लोन्स पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की क्रॉप्स को क्लोनल क्रॉप भी कहते हैं। एक क्लोन के सभी मेंबर का जीनोटाइप आपस में समान होता है और अपने पेरेंट से भी समान होता है, और इनका जीनोटाइप इसलिए समान होता है क्योंकि इनका प्रोपेगेशन माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा होता है, न कि मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, और इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो वहाँ पर जीनोटाइप में वेरिएशंस आ जाते हैं। लेकिन एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में जीनोटाइप जो है वो समान रहती है, आपस में भी और अपने पेरेंट्स से भी। नेक्स्ट है कि इनमें लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस पाया जाता है, जिसकी अभी हमने बात की। थर्ड इसका पॉइंट है कि इनमें जो फिनोटाइप है उसको किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। फिनोटाइप इज इक्वल टू जी यानी जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट और इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट ओवर द पॉपुलेशन मीन, दैट इज म्यू। तो हम कहेंगे द फिनोटाइप ऑफ ए क्लोन, द फिनोटाइप ऑफ ए क्लोन इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीनोटाइप, दैट इज जी, द एनवायरनमेंट एंड द जीनोटाइप into environment interaction over the population mu. नेक्स्ट है इमोर्टेलिटी। थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि क्लोन्स इमोर्टल होते हैं, शाश्वत होते हैं, और एक क्लोन को जो है काफ़ी लंबे समय तक इनडेफिनेटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेंटेन करके या बनाया रखा जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि क्लोन्स में भी डीजेनरेशंस पाए जाते हैं, यानी कि उनके जो करैक्टर्स होते हैं उनमें भी अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। लेकिन ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं ये इनके अंदर जो है एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं जिनके कारण इनमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, उनके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन क्लोन्स, तो वे कौन से कारण हैं जिनके कारण एक क्लोन में भी, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, उस क्लोन में भी जेनेटिक वेरिएशंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे म्यूटेशन। तो हम यहाँ कहेंगे कि सोमेटिक म्यूटेशंस यहाँ पर पाए जाते हैं, और उन सोमेटिक म्यूटेशंस को बर्ड म्यूटेशन भी कहते हैं। इन म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम होती है। दूसरा, यहाँ पर अगर किसी क्लोन में
म्यूटेशन होते हैं तो उसमें से केवल डोमिनेंट म्यूटेशन ही एक्सप्रेस होगा, क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशन जो है केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो पाता है। और हम जानते हैं कि एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में हेटेरोजाइगसिटी बहुत अधिक पाई जाती है। तो ओनली डोमिनेंट म्यूटेशन वुड बी एक्सप्रेस्ड और रिसेसिव म्यूटेशन जो है हेटेरोजाइगोसिटी के पाए जाने के कारण वहाँ पर डिप्रेस रहते हैं। काइमेरास क्या होते हैं? इंडिविजुअल कंटेनिंग सेल्स ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ जीनोटाइप्स को क्या कहते हैं? काइमेरास कहते हैं। यहाँ पर बर्ड सिलेक्शन पाई जाती है। इसमें म्यूटेशन जो होता है दैट इज बर्ड म्यूटेशन मेक पॉसिबल द सिलेक्शन ऑफ बर्ड टू स्टैब्लिश न्यू डिजायरेबल क्लोन, द प्रोसेस बीइंग कॉल्ड बर्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट है वह कारण जो कि जिसके कारण इनमें जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, वह है मैकेनिकल मिक्सचर। तो मैकेनिकल मिक्सचर जो है जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस कर सकता है एक क्लोन के अंदर। जैसे कि हमने देखा था प्योर लाइन, जब हमने ब्रीडिंग मेथड पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कुछ अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थान से जो सीड्स हैं उनका किसी कारण से मिक्स हो जाना जो है दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल मिक्सचर। थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण भी यहाँ पर सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन होता है और the seedlings which are obtained from sexual reproduction would therefore be genotypically different from the asexual progeny of the clone। यानी अगर कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर हो गया है या पाया जा रहा है तो उसमें उसके कारण वहाँ पर सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन होंगे, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम कहते हैं कि ये क्रॉप्स जो है एसेक्सुअली प्रोपेगेशन वाली होती है। तो कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड क्लोन है उसी में कुछ नए वेरिएशंस बन जाते हैं, नए वेरिएशन बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, और उस नए वेरिएशन के कारण क्या बन जाते हैं? न्यू क्लोन्स बन जाते हैं। जैसे कि देखा गया था जो खूफरी रेड पोटैटो था इसका सिलेक्शन जो है दार्जिलिंग रेड राउंड पोटैटो से हुआ और इसका दार्जिलिंग रेड राउंड पोटैटो में से जो डिजीज फ्री सिंगल डिजीज फ्री प्लांट जो है उसको सेलेक्ट किया गया और उसको सेलेक्ट करके खूफरी रेड पोटैटो प्लांट जो है नई स्पीसीज निकाली गई। इसी प्रकार से फुलवा जो थे उनमें से खूफरी सेव्ड पोटैटो का फॉर्मेशन किया गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लोन्स, प्योर लाइन और इनब्रेड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, यानी हम एक तरह से इन तीनों को कंपेयर करेंगे। तो क्लोन जो होते हैं इनमें मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या रहेगा? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी इनके अंदर अगर पॉलिनेशन पाया जाता है तो वह क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। प्योर लाइन के अंदर जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा और जो इनब्रेड्स होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। इनब्रेड्स वो होते हैं, वो हेटेरोजाइगस होते हैं जिनमें लगातार क्रॉस पॉलिनेशन के कारण उनमें इनब्रेड डिप्रेशन जो है या ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो पाया जाता है और वे होमोजाइगस, कंप्लीट होमोजाइगस नहीं होते हैं लेकिन होमोजाइगस के नज़दीक होते हैं, यानी ऑलमोस्ट होमोजाइगस होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोन्स के अंदर मोड ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगा? एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोपेगेशन होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, प्योर लाइन में सेक्सुअल होगा और इनब्रेड्स में भी सेक्सुअल होगा। क्लोन्स जो है जीनोटाइप के आधार पर कैसे होते हैं, जैसे कि हमने पीछे काफ़ी बात कर ली इसके बारे में कि क्लोन्स आर हाईली हेटेरोजाइगस।
प्योर लाइन जैसे कि आपको पता है सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है इनके अंदर, इसलिए ये कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। इनब्रेड्स में ऑलमोस्ट होमोजाइगस स्थिति पाई जाती है, यानी इनब्रेड्स वे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होते हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन के कारण, लगातार क्रॉस पॉलिनेशन के कारण ऑलमोस्ट होमोजाइगस की स्थिति पाई जाती है। तो क्लोन और प्योर लाइन का यूज जो है इनको डायरेक्ट इनका रिलीज कर दिया जाता है वैरायटी के रूप में, लेकिन इनब्रेड्स का यूज किया जाता है हाइब्रिड्स बनाने में या सिंथेटिक वैरायटी बनाने में। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि क्लोन का डीजेनरेशन किस कारण से होता है। यानी हमने थ्योरेटिकली हमने पढ़ा था कि क्लोन जो है इमोर्टल होती है, स्टेबल होती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्लोन में भी डीजेनरेशन होते हैं, उसके विगर में भी लॉस होता है। तो वो कौन से कारण होता है, तो सबसे पहले हम कहेंगे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तो कभी भी किसी के अंदर भी हो सकता है, तो हम कहेंगे म्यूटेशन इज ए रिकरेंट प्रोसेस, लगातार होने वाला प्रोसेस है, और कई बार लंबे समय तक ये होने के कारण ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। कुछ म्यूटेशंस जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है, जैसे कि पोटैटो के अंदर बोल्टर म्यूटेशन जो है उसकी अधिक फ्रीक्वेंसी पाई गई थी। अगला इम्पोर्टेंट करैक्टर जो क्लोनल डिजेनरेशन में मायना रखता है वो है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज जो होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा आसानी से आगे ट्रांसमिट हो जाती है, यानी वायरल डिजीज जो है वो एक अच्छा कारण है जिसके कारण क्लोन का डीजेनरेशन होता है। तो हम कहेंगे वायरस जो होते हैं वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लोनल डीजेनरेशन के कारण। जैसे कि यहाँ देखा गया था कि शुगर कैन में रैटून स्टंटिंग डिजीज जो थी वो वायरस के कारण होती है, और इस वायरस के कारण उसका जो क्लोन होता है उसको डीजेनरेट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पोटैटो के क्लोन्स जो हैं वो भी वायरस के कारण नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है जिसके कारण क्लोन को नुकसान पहुंचता है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट या हम कहेंगे मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन asexually propagated crop. A single outstanding plant selected from a population from the basis of new variety and the breeding behavior genotype is not important since there would be no further reproduction. तो a single outstanding plant selected from a population forms the basis of new variety, यानी एक पॉपुलेशन में से एक गुड क्वालिटीज़ का प्लांट जो है वो नई वैरायटी बनाने का आधार उत्पन्न करता है, और ब्रीडिंग जो बिहेवियर है वो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पाया जाता। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाली जो क्रॉप्स है जिनके अंदर क्लोन्स पाए जाते हैं उनमें उनका जीनोटाइप जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दो मेथड पढ़ेंगे, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग क्रॉप्स में दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो क्लोनल सिलेक्शन होता है और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। इस लेक्चर में हम क्लोनल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लोनल सिलेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें लगभग 6 से 7 साल तक लग जाते हैं। क्या किया जाता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो है किसी फार्म के अंदर कुछ सैकड़ों जो है सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है, यानी फार्म के अंदर हम कुछ प्लांट्स जो हैं उनको लगाएंगे और उनमें से कुछ फ्यू टू सेवरल हंड्रेड सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि इस प्लांट को हमने सेलेक्ट कर लिया है, इस प्लांट को हमने इसके फिनोटाइप के आधार पर इसको हमने
इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और जितने भी प्लांट्स को सेलेक्ट किया है उन प्लांट्स की जो प्रोजेनी होती है उनको दूसरे साल में रो के अंदर लगाया जाता है। दैट इज क्लोन्स फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट्स ग्रोन सेपरेटली। हर एक पंक्ति में एक प्लांट का जो है क्लोन को लगाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मान लीजिए हमने यहाँ पर 11 प्लांट्स को उनके फिनोटाइपिकल कैरेक्टर्स के आधार पर सेलेक्ट किया था। उन 11 प्लांट्स के जो क्लोन है वो हमने हर एक पंक्ति के अंदर लगा दिए गए हैं। और देन डिजायरेबल क्लोन्स जो है उनको सेलेक्ट किया गया। इनमें से हमें लगता है कि इन 11 में से अगर 4 या 5 जो क्लोन्स है, जैसे मान लीजिए ये क्लोन है, देन ये क्लोन, ये क्लोन, ये क्लोन, ये हमें लगता है कि ये सुपीरियर है, तो इन प्रोजेनी रोज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उन रोज को हम तीसरे साल के अंदर प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल के साथ में उनको ग्रो करेंगे विद स्टैंडर्ड चेक्स के। यहाँ पर हम रिप्लिकेशंस को नहीं यूज़ करेंगे। रिप्लिकेशन को इसलिए नहीं यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक ही प्लांट से जो आगे प्रोजेनी बनेगी उसकी संख्या बहुत कम होगी, लेकिन यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पर रिप्लिकेशन हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ प्रोपेगेटिंग मटेरियल होगा। और दूसरा कारण ये है कि क्लोन्स का लार्ज नंबर यहाँ पर उपस्थित रहेगा। तो तीसरे साल में हमने प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल को यहाँ पर किया है और यहाँ पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। और उसके बाद में इनमें से भी हमने सिलेक्शन करना है और जो आउटस्टैंडिंग क्लोन्स होंगी उनको, यानी अच्छी क्वालिटीज़ वाली जो क्लोन्स होगी उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जैसे हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया है। अब चौथे से लेकर छठे साल तक जो है ये जो सेलेक्टेड क्लोन्स होंगी इनका मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल किया जाएगा। यानी मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल का मतलब है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इन क्लोन्स को जो हमने सेलेक्ट किए उनको लगाया जाएगा और वहाँ उन क्षेत्रों में जो उस क्रॉप की जो सुपीरियर वैरायटीज़ होगी उनके साथ में इन क्लोन्स को कंपेयर किया जाएगा। उस कंपैरिजन के आधार पर, यानी वहाँ उपस्थित जो वैरायटीज़ है उनसे भी जो बेस्ट क्लोन होगी उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और आइडेंटिफाई करके उसको एक नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये जो चौथे से छठे साल तक मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल किया जाएगा। सातवें साल में यानी 7th ईयर में द बेस्ट क्लोन जो रिलीज़ की जाएगी एज ए न्यू वैरायटी के रूप में। जो वैरायटी होगी उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। अगर उनका सीड्स के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है तो सीड्स के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोनल सिलेक्शन में कुल 7 साल तक लग जाते हैं। क्लोनल सिलेक्शन के क्या क्या मेरिट हैं? अवॉइड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एंड प्रिजर्व द जीन प्रेजेंट इन द क्लोन्स। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ये कम करता है क्योंकि यहाँ पर हमने जाना है कि इनमें हेटेरोजाइगस स्थिति पाई जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। दोनों ही स्थितियों के कारण इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत अधिक होता है। लेकिन यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी क्लोनल सिलेक्शन में हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करेंगे क्योंकि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सीधे माइटोटिक सेल्स के द्वारा हो रहा है। तो जीनोटाइप जो वहाँ पर उपस्थित है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। डीमेरिट इसके क्या है? यूटिलाइज ओनली नेचुरल वेरिएबिलिटी। अगर नेचुरल रूप में कुछ वेरिएबिलिटी उपस्थित है
तो ही उनका यूज़ किया जा सकता है। नई वेरिएशंस को यहाँ पर नहीं बनाए जाते हैं, और इसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं पाया जाता है, तो नई रिकॉम्बिनेशंस जो है वो इसमें नहीं बनाए जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।